आज का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग एजेंडा में रखे हैं डिस्कशन करने के लिए, उसका नाम है इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। पहला पैराग्राफ है कि इम्पेयरमेंट होता क्या है। द आंसर इज, जब किसी भी असेट का रिकवरेबल अमाउंट उस असेट के कैरिंग अमाउंट से छोटा हो जाता है तो हम लोग डिफरेंस को इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं। अगर रिकवरेबल अमाउंट 150 करोड़ है और अगर कैरिंग अमाउंट 176 है, कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू है, और रिकवरेबल अमाउंट मीन्स उस असेट से जितना रुपया हम रिकवर कर पाते हैं या कर पाएंगे। तो अगर रिकवरेबल अमाउंट छोटा और कैरिंग अमाउंट बड़ा है तो जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, उस डिफरेंस को 26 करोड़ को इम्पेयरमेंट लॉस बोला जाएगा। नाउ कैरिंग अमाउंट आप सभी को मालूम है कि किसको बोलते हैं, बैलेंस शीट की WDV को बोलते हैं। रिकवरेबल अमाउंट किसको बोलते हैं कि इट इज द हायर ऑफ द फॉलोइंग टू, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। अगर असेट को बेचने जाएंगे तो खर्चा वर्चा काट के घर में कितना पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड नेट सेलिंग प्राइस। सो इट इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में कैपिटल गेन टैक्स, फिनांस कॉस्ट, ये सब इंक्लूड नहीं होता, लेकिन ब्रोकरेज, डिलीवरी, ये सब इंक्लूड होता है। अब आया वैल्यू इन यूज क्या होता है। तो वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूअस यूज ऑफ द असेट एंड इट्स स्क्रैप। असेट को यूज करके जो इनफ्लो हम डिराइव करेंगे और लास्ट में जब असेट का स्क्रैप बेचेंगे जो इनफ्लो हमको मिलेगा, उन सारे इनफ्लो का अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे डिस्काउंटिंग करके, तो जो आएगा वो वैल्यू इन यूज कहलाएगा। इसके लिए हमको दो चीज चाहिए, फ्यूचर कैश फ्लो का प्रोजेक्शन और डिस्काउंटिंग रेट। फ्यूचर कैश फ्लो का प्रोजेक्शन मैनेजमेंट को खुद करना पड़ेगा। अगर असेट 5 साल तक ही यूज होने वाली है, 5 साल या उससे कम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर 5 साल से ज्यादा यूज होने वाली है तो 5 साल का कैश फ्लो आप प्रोजेक्ट करवा लो और उसके बियॉन्ड का कैश फ्लो निकालने के लिए आप उसमें ग्रोथ रेट लगा दो, जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ICAI का मानना है कि बियॉन्ड 5 साल का फ्यूचर कैश फ्लो का प्रोजेक्शन उचित नहीं होता या गलत होता है। तो 5 साल तक का निकाल के फिर सोच लो कि 6ठा, 7वां, 8वां वही होने वाला है। मान लो 8 साल वर्किंग लाइफ एसेट की, तो 5 साल तक का प्रोजेक्शन कर लिए, 200, 500, 300, 700 और 800, फिर बोला 800 ही होगा 6ठा साल में, 7वां साल में या 8वां साल में, ऐसे करके डिसाइड कर लो। तो वो आपका मैनेजमेंट का कॉल है। और डिस्काउंटिंग रेट जो निकलेगा PV निकालने के लिए, दैट शुड बी असेट स्पेसिफिक, जो कि नॉर्मली रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम को मिला करके निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि सर करेंट ईयर का डिप्रीसिएशन इंपेयरमेंट के पहले प्रोवाइड करना है कि इंपेयरमेंट के बाद। आंसर इज डिप्रीसिएशन फर्स्ट, इंपेयरमेंट नेक्स्ट। लिखा मैंने कि इंपेयरमेंट अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन आफ्टर डिप्रीसिएशन। सो वी विल पुट द असेट टू द टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट ओनली आफ्टर डिडक्टिंग करेंट ईयर्स डिप्रीसिएशन। तो पहले आप एज 10 के हिसाब से जो डिप्रीसिएशन होता है वो प्रोवाइड कर लो, उसके बाद इंपेयरमेंट का अकाउंटिंग कर लेना। सर जर्नल एंट्री, अब मान लो इंपेयरमेंट का लॉस वही 26 करोड़ आया, तो आप एंट्री मारोगे इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 26 टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट या टू एसेट 26, और वो इंपेयरमेंट लॉस को PL में भेज दो। सर इससे तो जो मेरा एसेट 176 का था वो 150 बन जाएगा। करेक्ट। इंपेयरमेंट ब्रिंग्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट डाउन इक्वल टू द रिकवरेबल अमाउंट। हाँ, ये ध्यान रखना कि अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल में वैल्यू हो रही है तो रिवैल्यूएशन लॉस को PL में नहीं डाल करके रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करना पड़ेगा। जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व आपके पास है, अगर आपका लॉस 26 करोड़ है और रिवैल्यूएशन रिजर्व उस एसेट का आपके पास खाली 20 करोड़ है, तो इंपेयरमेंट लॉस का 20 करोड़ RR में डेबिट कर दो रिवैल्यूएशन रिजर्व में, और बाकी 6 करोड़ PL में डाल दो। तो मैंने लिखा कि इफ द एसेट इज मेजर्ड यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल and some revaluation reserve is there, then impairment loss will first be adjusted against revaluation reserve. Remaining impairment loss will go to P&L. Okay. Now comes the next point कि सर impairment तो हो गया,
असेट का WDV 150 आ गया। अब क्या करना है? अब आने वाले पीरियड में 150 को डेप्रीसिएट करना है। सो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट विल बी डेप्रीसिएटेड एज यूजुअल ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बाय कंसिडरिंग द स्क्रैप प्रॉपरली। आगे सर, ये जो अभी काम किए इंपेयरमेंट का जो एग्जांपल आप समझाए, क्या ये हर साल करना है? चेक में क्या क्या बात बोलता हूं। At each year end, the entity has to assess whether there is any indication of impairment or not. If there is an indication, then only we will put the asset for the test of impairment. हर साल impairment होगा ये जरूरी नहीं है, पर हर साल ये चेक करना होगा कि क्या कोई इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है, क्या कोई इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है। अगर इंडिकेशन मिला तो असेट को इंपेयरमेंट के टेस्ट में डालना होगा। इंपेयरमेंट के टेस्ट का मतलब हुआ कैरिंग अमाउंट पता करो, रिकवरेबल अमाउंट पता करो, कंपेयर करो, लॉस है तो अकाउंट फॉर करो। लेकिन अगर इंडिकेशन ही नहीं है, इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। सर इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट होता क्या? अभी बोल रहे हैं, वेट करो। अगर इंडिकेशन ही नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेप्रीसिएशन देते रहो, आगे बढ़ते रहो, डेप्रीसिएशन देते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन अगर इंडिकेशन मिला तो कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट होकर इंपेयरमेंट अकाउंटिंग करना होगा। सर इंडिकेशन का मतलब, आइए मैं बताता हूं। इंडिकेशन का मतलब कुछ खराब हमारी एसेट के साथ होना। मुझे अंदेशा होगा कि यार एसेट तो इंपेयर हो गई, असेट की कैश जनरेटिंग कैपेसिटी तो गिर गई, अब असेट उस तरह से काम नहीं करती जैसे पहले करती थी, या मेरा हालत पहले से खराब हो गया, ये सब चीज। तो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिकेशन कम्स फ्रॉम टू सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस, इंटरनल सोर्सेस। बाहर से इंडिकेशन पता चलेगा, घर से पता चलेगा। एक्सटर्नल सोर्स में है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट हैज फॉलन डाउन, जो इटसेल्फ इज ए बिग इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कंपनी का नेट असेट कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है, और कंपनी का एडवर्स टेक्नोलॉजिकल, मार्केट, इकोनॉमिक या लीगल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है कंपनी के एडवर्स में काम कर रहे हैं। इंटरनल सोर्सेस में आता है फिजिकल डैमेज ऑफ एन असेट, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिक्रीज इन डिमांड, कैश फ्लो वर्सेनिंग। तो सर ये तो जितना भी चीज दिखाई दिया सब तो बुरा बुरा बात सब है। हाँ, इस बुरा बुरा बात में एक भी बुरा बात अगर आपके पास है, ये पहले आप ईयर एंड में बैठ के असेस करो। ये करना कंपलसरी है। जैसे मान लो ये 4 और ये 4 8 बुरा बात है, इसमें से एक भी अगर आपके पास है तो आप अपनी असेट को इंपेयरमेंट के टेस्ट में डाल दो, कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट निकाल लो। अगर इंपेयरमेंट हुआ तो कर दो, नहीं हुआ तो आगे बढ़ो, कैरिंग अमाउंट के साथ आगे बढ़ो। लेकिन अगर इंडिकेशन ही नहीं, इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, रिलायंस एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, नो इंपेयरमेंट का टेस्ट, कुछ करना नहीं, आगे बढ़ते जाओ। आइए अभी तक के डिस्कशन को एक क्वेश्चन के थ्रू से समझते हैं। एर्गो इंडस्ट्री एक कंपनी है, उसने अगले 5 साल का कैश फ्लो का प्रोजेक्शन किया है, और ये काम वो 31/12/21 को कर रही है। याद रखना ये ईयर एंडिंग है। ये 4 साल के फ्यूचर कैश फ्लोज है, अगले 5 साल के। स्क्रैप 1000 लाख रुपया मिलने वाला, ये सब भी लैक्स में है। प्रॉपर्टी 1119 को खरीदी गई थी, विच इज आज से 3 साल पहले, माने 31/12/21 से 3 साल पहले। उस वक्त असेट का यूजफुल लाइफ 8 साल था, 3 साल गुजर चुका, इसीलिए और 5 साल का यूजफुल लाइफ है, इसीलिए आपको 5 साल का कैश फ्लो यहां दिखाई दे रहा है। 31/12/21 को असेट का नेट सेलिंग प्राइस 20,000 लाख है। आपको क्या क्या कैलकुलेट करने बोला? असेट का कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 21, वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट, इंपेयरमेंट लॉस, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट और अगले साल का डेप्रीसिएशन। मतलब नॉर्मली हर चीज कैलकुलेट करने बोल दिया। तो हम लोग सबसे पहले असेट का WDV या कैरिंग अमाउंट पता करेंगे एज ऑन 31/12/21। हम स्टार्ट किया 40,000 से, वो मेरे असेट का सोल्यूशन चालू हो रहा है, वो मेरे असेट का ओरिजिनल कॉस्ट था। 3 साल का डेप्रीसिएशन मैंने दिया 40,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ इंटू 3, 3 साल का। क्योंकि 19, 20 और 21 असेट
यूज हो चुका है। 3 साल का डिप्रीसिएशन आया 14625, WDV आया 25375। अब ये इस असेट का कैरिंग अमाउंट है जिसको मुझे इंपेयर करना है। अब मैं असेट का वैल्यू इन यूज निकालूंगा विच इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। ये सारे फ्यूचर कैश फ्लो है 4, 6, 6, 6, 8 और 5 क्यों लिया जबकि क्वेश्चन पेपर में 4000 का कैश फ्लो था, 4000 असेट के यूज करके आ रहा है और 1000 लाख असेट का स्क्रैप बेच के लाएंगे तो 5000। पीवी निकालना आपको आता होगा। 5 साल की टेबल बन गई, कैश फ्लो लिख दिया, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख दिया। डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था, डिस्काउंटिंग रेट क्वेश्चन पेपर में डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ ये रहा। %15, तो 15% के डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से मैंने लिख दिया यहां पे। पीवी निकल गया 19085। ये निकला वैल्यू इन यूज। अब ये है वैल्यू इन यूज, लेकिन नेट सेलिंग प्राइस है 20,000 दिया हुआ था ना, नेट सेलिंग प्राइस। बेचेंगे तो 20 मिलेगा, यूज करेंगे तो पीवी के टर्म्स में 19085 मिलेगा। विच एवर इज हायर इज द रिकवरेबल अमाउंट। अब असेट का कैरिंग अमाउंट है 25375 और रिकवरेबल अमाउंट है 20,000। क्योंकि कैरिंग अमाउंट बड़ा है, रिकवरेबल अमाउंट छोटा है, तो दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे इंपेयरमेंट लॉस। इसका जब अकाउंटिंग कर देंगे तो मेरा असेट का जो कैरिंग अमाउंट है 25375 वो 5375 से गिर करके 20,000 आ जाएगा। आने वाला डिप्रीसिएशन मुझे 20,000 पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो अगला साल का डिप्रीसिएशन निकला 20,000 माइनस 1,000 कॉस्ट माइनस स्क्रैप। तो अब तो कॉस्ट नहीं बोलूंगा इसको, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई 5। अब 5 क्यों लूंगा, क्योंकि अब 5 साल ही लाइफ बचा हुआ असेट का, तो डिप्रीसिएशन निकलेगा 3,800 अगले साल का। तो अगले साल का डिप्रीसिएशन इंपेयरमेंट के बाद का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पे निकाला जाता है। सो विथ दिस आपको एक सुंदर सा एग्जाम्पल मिला और एक आइडिया मिला कि एग्जैक्टली इंपेयरमेंट का अकाउंटिंग कैसे होता है। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या कभी इंपेयरमेंट के लॉस को रिवर्स करना अलाउड है। तो आंसर इज यस, बट द प्रोसेस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। डिस्कशन करता हूं। अगर कभी भी सब्सिक्वेंटली जब आप एनुअल इंपेयरमेंट की इंडिकेशन ढूंढ रहे थे, तब अगर इंडिकेशन रिवर्स होता है, अच्छा होता, वो जो 8 बुरा बुरा चीज था, अगर वो सब अच्छा होता है, तो आपको फिर से रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा निकल गया, यानी असेट की रिकवरी ज्यादा हो रही है, बैलेंस शीट वैल्यू कम है, तो डिफरेंस को बोलेंगे रिवर्सल अमाउंट। हम कभी भी पुराना इंपेयरमेंट लॉस से रिवर्सल ज्यादा नहीं कर सकते। रिवर्सल कैनॉट बी मोर देन अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले मैंने इंपेयरमेंट लॉस 26 करोड़ का लिखा था, तो रिवर्सल मैं कभी भी 26 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकता, बिकॉज रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट इज अलाउड, गेन लिखना बियॉन्ड दैट इज नॉट अलाउड। फिर क्या बोला कि रिवर्सल जब मैं करूंगा तो कैरिंग अमाउंट बढ़ेगा। भाई रिवर्स, जैसे मैं जब इंपेयर किया था तो कैरिंग अमाउंट गिर गया था, रिवर्स करेंगे तो कैरिंग अमाउंट बढ़ेगा। तो बोलते दिस इंक्रीज, ये जब बढ़ाएंगे हम, शुड नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन नंबर 2, पहला कंडीशन है रिवर्सल शुड नॉट बी मोर देन अर्लियर इंपेयरमेंट। दूसरा है दिस इंक्रीज या रिवर्सल शुड नॉट टेक द कैरिंग अमाउंट बियॉन्ड नॉर्मल WDV that would have been computed had there been no impairment। रिवर्सल करके जब नया कैरिंग अमाउंट आएगा, वो असेट की नॉर्मल WDV से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल WDV जो कैलकुलेट हम करेंगे रफ में, एज इफ देयर इज नो इंपेयरमेंट इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक असेट का WDV जिसका था 40, पहले की इंपेयर्ड असेट थी, 40 WDV था, आपने रिवर्सल करके 30 उसको 70 बना दिया, क्योंकि पहले का एक इंपेयरमेंट हो चुका था। लेकिन आपने देखा अगर कभी भी इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता और शुरू से आज तक मैं उस असेट का नॉर्मल WDV निकाला होता, तो वो नॉर्मल WDV 65 ही आया होता। तो इसका मतलब है हम 70 नहीं कर सकते, हमको 65 तक ही रिवर्सल अलाउड है।
हम मैक्सिमम 25 का रिवर्सल करके 40 को 65 कर पाएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के स्टोरी ऐसे रूट करेगी कि पहले इंडिकेशन रिवर्स होना चाहिए, फिर कैलकुलेशन होना चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, रिवर्सल का अमाउंट निकलना चाहिए, वो रिवर्सल को पुराने इंपेयरमेंट लॉस से ज्यादा होने नहीं देंगे, और रिवर्सल के बाद जो नया कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट निकलेगा वो नॉर्मल WDV से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके इतना कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप रिवर्सल कर दीजिए। रिवर्सल का जर्नल एंट्री ऑपोजिट होता है, असेट को बढ़ाएंगे और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट के नाम का गेन लिख देंगे, ओके, और असेट बढ़ जाएगा। अगर प्रोविजन बना के रखे हो तो प्रोविजन छोटा हो जाएगा। अगेन रिवर्सल अमाउंट गोज टू P&L एज यूजुअल, लेकिन अगर असेट रिवैल्यूड असेट है तो रिवर्सल अमाउंट विल इंक्रीज दी रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन अगर अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस का कोई पैसा PL में गया था तो रिवर्सल को भी पहले PL में डालना पड़ेगा। अब रिवर्सल का एक फुल फ्लेजेड एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें वो सारा कंडीशन जो आपको मैंने बताया ना, रिकवरेबल अमाउंट को बड़ा होना पड़ेगा, रिवर्सल अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस के अंदर अंदर रहना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, फिर वो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो है नया वो नॉर्मल WDV से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सबका कैलकुलेशन दिखाता हूं मैं। और एक बात और याद रखिएगा, ये सब जो वैल्यू इन यूज निकलता है ना, वैल्यू इन यूज, उसमें असेट में आप जो कुछ रिस्ट्रक्चरिंग या कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करने वाले रहते हो, उसके कारण अगर असेट का रिकवरेबल अमाउंट बढ़ने वाला रहता है तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते। असेट एज इट इज जिस कंडीशन में है वैसे ही रिकवरेबल अमाउंट निकाला जाता है। नहीं तो आप हम कभी भी बोल सकते हो एक असेट का कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेसिटी गिर रहा है, आप बोलेंगे 2 साल बाद हम इसमें रिपेयरिंग करेंगे 200 करोड़ का, फिर 500 करोड़ का रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाएगा, वो आपको लेना अलाउड नहीं है। खर्चा करो तब लेना अलाउड है। एक एग्जांपल दिखाता हूं, देखो। At the end of year 2000, Enterprise F is testing an aeroplane for impairment. It itself is a cash generating unit. माने एरोप्लेन एक असेट है जो कैश फ्लो जनरेट करती है। Its WDV is 1500 करोड़, अभी भी 10 साल का लाइफ बचा हुआ है। नेट सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेबल नहीं है, वैल्यू इन यूज कैलकुलेटेड हुआ है। मैनेजमेंट ने एक बजट अप्रूव किया 2004 में, कुछ खर्चा करेगा 250 लाख, उसके कारण परफॉर्मेंस बढ़ेगा। लेकिन सोचो 2004 में खर्चा करेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, यह फैक्टर कंसीडर नहीं होगा वैल्यू इन यूज निकालने में। उन्होंने बोला वैल्यू इन यूज इज एस्टिमेटेड 1211 एक्सक्लूडिंग द रिन्यूअल इफेक्ट एंड 1235 इंक्लूडिंग द रिन्यूअल इफेक्ट। अब आप खुद सोचो क्या लेना है, 1211 लेना है, 1235 बेकार है कि हम कुछ करेंगे फिर कैश फ्लो बढ़ जाएगा, वो करने के बाद बात करो। ऐसे तो हमेशा आप रिकवरेबल अमाउंट को बड़ा करवा देंगे। तो 1211 इज दी रिकवरेबल अमाउंट दैट वी विल कंसीडर इन आवर कैलकुलेशन। फिर बोला एट द एंड ऑफ 2004 खर्चा हुआ, वापस से फ्यूचर कैश फ्लो का प्रोजेक्शन हुआ, अब 1220 का रिकवरेबल अमाउंट निकल रहा है, जिसमें ये बेनिफिट लेने के बाद का है। वो ओके है, क्योंकि 2004 में आप खर्चा कर लिए, उसके बाद आप रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे तो उसका इंपैक्ट तो आप लेंगे ही। सो ये 2004 का बात है, अभी तो 2000 का बात करते हैं। लिखा एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द ईयर 2000 एंड 2004। आई रिक्वेस्ट कि एक बार ये वाला जो पूरा पैरा है ना, ये वाला, इसको एक बार इग्नोर करो, बिकॉज ये तो 4 साल बाद की स्टोरी है। आज क्या करना है तो इसका डेटा ढूंढो। आज असेट का WDV है 1500 लाख और असेट का रिकवरेबल अमाउंट है 1211, नॉट 1235। मैं सोल्यूशन दिखाता हूं आपको। आज ईयर 2000, असेट का कैरिंग अमाउंट 1500, असेट का रिकवरेबल अमाउंट 1211, डिफरेंस आया 288.72, बिकॉज कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से बड़ा है तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया। मैंने लिखा प्रोजेक्टेड और बजटेड कैपेक्स एंड इट्स इंपैक्ट, खर्चा जो करने वाले हैं, आर नॉट कंसीडर्ड इन वैल्यू इन यूज, देयरफॉर यूज 1211 नॉट 1235। नॉर्मल है। तो ईयर 2000 में ये इंपेयरमेंट लॉस का अकाउंटिंग हो गया।
अब आया ईयर 2004। अब 2004 में हमने फिर से रिकवरेबल अमाउंट निकाला क्योंकि नया इंजन लगा, कुछ अच्छा चीज हुआ, तो वापस से कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास ईयर 2004 का कैरिंग अमाउंट नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना होगा। 2000 में जब हम इंपेयर किए थे तो हम असेट को 1500 से 1211 तक पहुंचा दिए थे 288 माइनस करके। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से होगा कि 1/1/2001 दैट इज 2000 साल खत्म होने के बाद 1 तारीख को असेट का WDV 1211.28। असेट और 10 साल चलने वाली है, 4 साल चल चुकी, डिप्रीसिएशन दिया 484, राउंड ऑफ में बोल रहा हूं। असेट का WDV बचा 726.77। नया खर्चा लगा 250, हिस्टोरिकल कॉस्ट लग चुका है, न्यू एडिशन कैपेक्स। अब मेरा असेट का WDV है 976.77। ये 2004 के कैलकुलेशंस चल रहे हैं। अब यहां पे जब हम अपनी असेट का रिकवरेबल अमाउंट निकाले तो 1220.72 क्वेश्चन दे रखा था, ये देखो। अब क्योंकि हम 2004 का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मेरे को ये वाला जो सर्कल है इसको ध्यान देना है। यहां रिकवरेबल अमाउंट 1220 है। सॉल्यूशन में मैं वापस चलता हूं। अब मेरा असेट का कैरिंग अमाउंट है 976, रिकवरेबल अमाउंट है 1220। तो मेरे को रिवर्सल करने मिलेगा 244, राउंड ऑफ में बोल रहा हूं। अब हम चेक करेंगे क्या हम 244 रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस कितना था। अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस आपको ध्यान होगा 288 था। तो अप टू 288 हम रिवर्स कर सकते हैं। तो हम तो अभी 244 कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज क्योंकि अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस 288 है, मेरे को इतना रिवर्सल अलाउड है। तो कंडीशन 1 हो गया कि रिवर्सल कैन नॉट बी मोर देन अर्लियर इंपेयरमेंट। अब आप बोलेंगे सर अगर ये वाला आंसर 295 आता तो, अगर ये आंसर 295 आता तो हम 288 तक ही रिवर्स करते। रिवर्सल कैन नॉट बी मोर देन अर्लियर इंपेयरमेंट। तो क्योंकि 243.95 फुल फिगर बोल रहा हूं इज लेस देन 288, तो 243.95 रिवर्सल अलाउड है। अब देखो मेरा असेट का WDV है 976, हम 243.95 ऐड कर दिए, मेरा असेट का नया कैरिंग अमाउंट बन गया 1220.72 बन गया। अब क्या करना, हमको चेक करना है कि क्या हम 1220 तक असेट को ले जा सकते हैं। मेरे को असेट का नॉर्मल WDV निकालना पड़ेगा एज इफ देयर इज नो इंपेयरमेंट। तो मेरा असेट का स्टार्टिंग पॉइंट था 1500, अगर याद हो तो मैं वापस से दिखाता हूं। ये रहा मेरा असेट का स्टार्टिंग पॉइंट 1500। अगर यहीं से इंपेयरमेंट नहीं करके अगर हम नॉर्मल WDV निकाला होता तो 1500 का 4 साल का डिप्रीसिएशन 900, एडिशनल खर्चा किया हम 250, मेरा असेट का नॉर्मल WDV 1150 और हम बना दे रहे हैं 1220। तो द आंसर इज 1220 नहीं बना सकते। रिवर्सल की वजह से, ध्यान देना, रिवर्सल की वजह से रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैन नॉट गो बियॉन्ड नॉर्मल WDV। हम तो कर ले रहे हैं तो मत करो, 1150 तक ही असेट को लेके जाओ। तो अभी आपकी असेट 976 की है, 1150 तक लेके जाओगे तो 1150 माइनस 976 173.23 का आपको रिवर्सल अलाउड है। सो एक्चुअल रिवर्सल विल बी लिमिटेड टू 173.23, नॉट 243.95। ओके, सो अभी हम लोग AS28 की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी जो पेंडिंग पोर्शन है वो बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू।